हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके सारे चैप्टर्स को अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। ओके, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर इंग्लिश मीडियम से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, चलें। तो इस चैप्टर में हमें ओवरऑल 15 टॉपिक्स कवर करने हैं, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और कुछ पर्टिकुलर इमेजेस से रिलेटेड जो खास इंफॉर्मेशन होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की जैसी शुरुआत होती है तो एक मैप से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दो मैप रहता दिया हुआ, तो एक मैप 1 यहाँ पे है, मैप 2 यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो मैप 1 को देखना है, तो मैप 1 आप देखिए यहाँ पर गौर से, और आई होप कि मतलब आप कुछ तो समझ पा रहे होंगे इसमें, लेकिन ऐसे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। इस मैप को आप अगर देखिएगा गौर से, तो जहाँ पर श्रीलंका होना चाहिए वहाँ पर श्रीलंका नहीं है। ठीक है, श्रीलंका बल्कि ऊपर में दिखाया गया है। ठीक है, और जो जहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए वहाँ पर साउथ है, मतलब थोड़ा उल्टा पलटा सा इसमें दिखाई दे रहा है। ये कब बना है? ये 1154 ईस्वी में बना है। मतलब सीई जो यहाँ पर मेंशन है ना, ये जो आप देख सकते हैं सीई का जो एरिया है, ठीक है, एक सेकेंड, काम नहीं कर रहा है। तो सीई का मतलब होता है क्रिश्चियन एरा। ओके, तो 1154 सीई मतलब 1154 ईस्वी में ये किन के जरिए बनाया गया था? बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। एक अरब जियोग्राफर थे, ठीक है, यानी अरब के रहने वाले थे, उनका नाम था अल इदरीसी। उन्होंने ये नक्शा बनाया था, ये मैप बनाया था। कब की बात है? 1154, 1154 सीई की बात है। 1154 जो ईयर था उसकी बात है ये। ठीक है, थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, इसमें जगह का नाम भी अरबी में लिखा हुआ है। ठीक है, और लोकेशन भी काफी मतलब गड़बड़ है, क्योंकि उस वक्त उतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी ना, इस वजह से। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो सेक्शन है ना, रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक वर्ल्ड का जो है मतलब एक मैप बनाया था पूरे वर्ल्ड का। तो उस वर्ल्ड के मैप का जो उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड का जो मैप बनाया था उसमें से छोटा सा सेक्शन को निकाल करके यहाँ पर लगाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, कि इंडिया का उन्होंने किस तरह से नक्शा बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, फोर्थ पॉइंट है मैप 2 से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप अगर मैप 2 को गौर से देखेंगे और अगर कंपेयर करेंगे मैप 1 और मैप 2 को, तो आप ये पाएंगे कि मैप 1 तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट लग रहा है आज के मैप से, लेकिन मैप 2 आज के इंडिया का जो मैप है उससे काफी मिलता जुलता आपको दिखेगा। ओके, तो ये बनाया गया था 1720 ईस्वी में, किनके जरिए? एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के जरिए। कार्टोग्राफर हम लोग उसको कहते हैं, ऐसा इंसान जो नक्शा बनाता है, मैप बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सब कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नाउ व्यू ऑफ ग्यूलामी डी आइल। तो ये जो मैप है, मैप 2 उससे रिलेटेड ये बताया गया है कि ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड जो अर्ली 18th सेंचुरी में जो एक एटलस पब्लिश हुई थी, ठीक है, नाउ व्यू ऑफ गिलॉमे डी आइल। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट आई होप, मतलब मैं तो ऐसे ही इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं गलत हूं तो सही कर दें मुझे, मैं सही कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आप बस नाम याद रखें। वैसे इतना डिटेल में आपको मतलब पूछेगा नहीं कि इसका नाम क्या था, बट अगर याद रखें तो क्या पता अगर पूछ दे तो आप बता पाएं। ठीक है, डेट याद रखना जरूरी है, और फ्रेंच कार्टोग्राफर के जरिए बनाया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट है द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि मैप 1 को देखें और मैप 2 को देख के कंपैरिजन करें कि एक ही एरिया का दोनों ही मैप है, लेकिन एक कुछ और दिख रहा है और दूसरा बिल्कुल ही मतलब अलग दिख रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अल इदरीसी मैप, जो मैप नंबर 1 है ना, तो इन अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मतलब जहां पर नॉर्थ इंडिया हम लोग खोज रहे हैं वहां पर साउथ इंडिया है, और श्रीलंका नीचे में होना चाहिए, तो श्रीलंका ऊपर की तरफ है। श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, और वो एक आइलैंड की तरफ टॉप पे दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला एरिया आप देखें इस तरह से। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। तो कार्टोग्राफर का मीनिंग यहाँ पर मेंशन है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो मैप बनाता है, उसको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। ठीक है, चलें
ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरबिक। क्योंकि मैप 1 की बात हम लोग जो कर रहे हैं तो उनमें जितना भी नाम मेंशन है ना वो सारे के सारे नाम अरबिक में है, ठीक है। और जो कुछ बहुत ही फेमस जो नाम है जैसे कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में, तो इसको अरबी में मेंशन किया गया कन्नौज के तौर पे। जैसे के और क्यू इन दोनों का साउंड डिफरेंट होता है, यानी जैसे आपको किस तरह से मैं बताऊं, जैसे किसी से मीटिंग करना है तो उसके लिए मीट को हम लोग उर्दू में बोलते हैं मुलाकात। तो जो मुलाकात जो कह रहे हैं तो वहां पर क्यू होगा। अगर हम उसको इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखें MULAQAT इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर के लिखेंगे तो वो मुलाकात हुआ। तो मुलाकात और मुलाकात में फर्क है, तो उस फर्क को समझिए। इसी वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कन्नौज को कन्नौज मेंशन किया है उन्होंने अपने मैप में। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 कि मैप 2 जो बना है वो मैप 1 से लगभग 600 साल के बाद बना है, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। तो इस 600 साल के गैप में जो इंफॉर्मेशन थी वो काफी ज्यादा गैदर हुई, काफी सारे चेंजेस भी देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 10 है, दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस। जो मैप 2 के बारे में बात हो रही है, एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर से जो शुरू हो रहा है इधर मुंबई का जो इलाका है और इस तरफ से वेस्ट बंगाल का इलाका जो है और नीचे की तरफ बिल्कुल केरला एंड तमिलनाडु, तो ये आप देखें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है कि दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोयेजेस। वोयेज हम लोग यूज करते हैं, जो समुद्री सफर होता है ना, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं वोयेज। तो ये जो है यूज किया जाता था यूरोपियन सेलर के जरिए और मर्चेंट के जरिए। ओके, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। आगे बताया जा रहा है 12 नंबर पॉइंट में कि लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑन मैप 2। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं आप लोगों से। पहला सवाल है कि आर दे एज डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट, यानी अगर आप इंटीरियर में देखें गौर से तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर बाहर का जो इलाका है स्पेशली कोस्टल एरिया जो है, यानी इधर वेस्ट बंगाल से लेकर के डाउन तमिलनाडु केरला की तरफ और फिर यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ मुंबई उस तरफ, तो ये सब एरिया आपको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप जाएं नॉर्थ वाले साइड में तो उतना क्लियर एरिया नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसा क्यों है, ठीक है। दूसरा सवाल, फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन, यानी जो गंगा रिवर का जो कोर्स है, वैसे इस मैप में तो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, जूम करने पर भी नहीं दिख पाएगा, ओके ठीक है। इस बात को बस लेकिन आप जहन में बिठा लें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे है एक सवाल, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन दिस मैप। तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, और ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। एक्यूरेसी के मामलात में कोस्टल एरिया ज़्यादा क्लियर है इनलैंड एरियाज के मुकाबले। तो इसका जवाब ये है, ठीक है, नॉर्मल, कि वो ज़्यादातर उनका जो काम होता था वो कोस्टल एरिया से ही होता था, तो उसको बहुत ज़्यादा क्लियर रखते थे, ठीक है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, जितना मतलब उनसे मुमकिन था कोशिश जितना वो कर पाते थे। जो नेक्स्ट पॉइंट है 13 नंबर पॉइंट, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द 2 पीरियड्स, ठीक है। दोनों ही पीरियड में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी था वो बहुत ही मुख्तलिफ था, जो मैप 1 है और जो मैप 2 है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14, when historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced, ठीक है। जब historians जो डॉक्यूमेंट रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, या मैप या टेक्स्ट, तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। जो भी डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, या जिस और कंटेक्स्ट का भी ध्यान रखना होता है कि किस कंटेक्स्ट में वो उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड, कि किस कंटेक्स्ट में ये इन्फॉर्मेशन जो है पास्ट में प्रोड्यूस किया गया है, ओके। तो इस तरह से ये पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी जो नाम होता है किसी चीज का या जगह का, ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है कि इफ द कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, यानी अगर किसी कंटेक्स्ट के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो चेंज होता है वक्त के हिसाब से, तो लैंग्वेज यानी जबान यानी भाषा और उसका भी मीनिंग चेंज होता है क्या, तो इससे रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कई वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड है, अवेलेबल है, ठीक है, जो कि विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि कई सालों से जो है चेंज भी होता गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिएवल पर्शियन, मिसाल के तौर पे
कि वो आज के दौर का जो पर्शियन है, जो जदीद फारसी है, यानी जो मॉडर्न पर्शियन है, वो मेडिएवल पर्शियन से काफ़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। यानी जो डिफरेंस है सॉरी, जो मेडिएवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ उसके कवायद, उसके ग्रामर या वोकैबुलरी यानी उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके मीनिंग्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी मिसाल के तौर पर हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टेक द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को आप ले लीजिए। तो आज के वक्त में हिंदुस्तान अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग अपने एक पूरे नेशन को यानी इंडिया को डिनोट करते हैं अगर हम हिंदुस्तान कह रहे हैं तो। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब ये इसका मतलब कुछ और होता था। ठीक है, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by मिनहाजी सिराज द क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो उस वक्त जो मिनहाजी सिराज ने यानी 13th century में जब इसका इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान का, तो उसका मतलब था पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका और जो जमीन है गंगा और यमुना के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ही यूज्ड द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। और उसने ये हिंदुस्तान का वर्ड जो यूज किया था वो पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था उस जमीन के लिए जो दिल्ली सुल्तान के कब्जे में, उसके कंट्रोल में थी, उसके डोमिनियंस में थी। ठीक है, पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सल्तनत का जो एक्सटेंट है वो भी इंक्लूड होता था, लेकिन इसमें साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया को इन्होंने कभी भी शामिल नहीं किया। साउथ इंडिया में आ गया कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो अगर 16th century की शुरुआत की बात करें तो बाबर ने हिंदुस्तान टर्म जो यूज किया था तो वो किस लिए यूज किया था? डिस्क्राइब करने के लिए इस सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को, फाउना को। अच्छा, फाउना कभी भी बहुत रेयरली आप अकेले पढ़ेंगे, अक्सर आप फ्लोरा एंड फाउना इस तरह से पढ़ेंगे। तो फ्लोरा का मतलब प्लांट से रिलेटेड, फाउना का मतलब एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स। तो इन सब चीज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर की ज्योग्राफी, फाउना एंड कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स, जो यहाँ के लोग हैं उनके कल्चर से रिलेटेड जो चीजें बताई जा रही हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए वो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो बाबर था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Point number 9, as we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सिमिलर वे के जरिया, मतलब सिमिलर वे में यूज किया गया है, जैसा कि 14th century पोएट अमीर खुसरो ने यूज किया है वर्ड हिंद को। ठीक है, जैसा बाबर ने यूज किया था हिंदुस्तान, उसी सेंस में अमीर खुसरो ने भी हिंद को यूज किया है। ओके, ये हम लोग आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ये हो गया। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. Okay, तो geographical and cultural entity के जैसे इंडिया अभी एग्जिस्ट करता है, तो हिंदुस्तान उस तरह से पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं कैरी करता था जैसा कि आज हम लोग, अगर आज के डेट में हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं तो भी हमारा मकसद यही कहना होता है कि इंडिया का पूरा इलाका है वो हिंदुस्तान या इंडिया या भारत, सेम मीनिंग में हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है 11th पॉइंट, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। ठीक है, यानी जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा जो टर्म वो यूज कर रहा है, क्योंकि वक्त के साथ उसका मीनिंग जो है पास्ट में कुछ और होता था। मिसाल के तौर पर एक वर्ड लेते हैं फॉरिनर। ठीक है, आज के वक्त में इसका मतलब है कि जो इंडियन नहीं है भाई वो फॉरिनर है। ठीक है, इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन, दैट इज ही और शी इज फॉरिनर। लेकिन पहले इसका कुछ और मीनिंग होता था। तो पॉइंट नंबर 12 में इसी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन द मेडिएवल पीरियड फॉरिनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड सेइंग इन अ गिवन विलेज समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। ठीक है, यानी अगर वो एक गांव का भी नहीं है तो वो फॉरिनर है। ठीक है, या सोसाइटी या कल्चर का नहीं है तो वो फॉरिनर है। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट सोसाइटी और कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, in Hindi the term परदेसी might be used to describe such a person and in Persian अजनबी। ठीक है, अगर हिंदी में फॉरिनर की बात करें तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परदेसी। ओके, और पर्शियन में यानी फारसी जबान में अजनबी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14,
A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. Okay, तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एक नगरवासी यानी जो नगर का रहने वाला है, सिटी ड्वेलर है, वो एक किसान के लिए फॉरेनर हो सकता है, लेकिन एक ही गांव में दो अलग अलग कास्ट, दो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स वाले भी आपस में मिलकर रहेंगे, मतलब वो फॉरेनर नहीं कहेंगे एक दूसरे को। आई होप कि इट इज क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि हिस्टोरियन जो है वो अलग अलग सोर्सेज जो है इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ठीक है, पास्ट के बारे में लर्न करने के लिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पीरियड के ऊपर ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछले साल जो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। ओके, इस बुक में, ये जो पूरा बुक है क्लास 7 का, अभी तो हम लोग फिलहाल चैप्टर नंबर 1 में है, तो इस पूरे बुक में हम लोग पढ़ेंगे लगभग 1000 ईयर्स की चीज़ों को पढ़ेंगे, फ्रॉम रफली 700 टू 1750। ठीक है, ये आप मतलब इसका ख्याल रखें कि 700 से 1750 तक की जो चीज़ें हुई हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके इस क्लास 7 के आखिरी चैप्टर तक हम लोग इस टाइम पीरियड को हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। यानी इस पीरियड में हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि कुछ कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है, सोर्सेज में, जो कि हिस्टोरियंस ने यूज किया है, इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, they still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information, but there is also considerable discontinuity। यानी अभी वो जो है कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पे, आर्किटेक्चर पे और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे, इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन पे वो रिलाई करते थे, डिपेंड करते थे, लेकिन इसमें भी जो है कई तरह की डिसकंटिन्यूटी थी। देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का जो नंबर था, तादाद थी जो, और वैरायटी था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब ड्रामेटिकली वे में मतलब इंक्रीज किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये जो क्या किया कि धीरे धीरे कर करके जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन था वो इसको डिस्प्लेस करता गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। यानी ये जो है वो पीरियड था जब पेपर बहुत धीरे धीरे करके अवेलेबल होना शुरू होता गया और सस्ता होता गया। ठीक है, आसानी से अवेलेबल होता गया लोगों को। तो पीपल, नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। तो पीपल, जो लोग थे, वो इसका इस्तेमाल, पेपर का इस्तेमाल करते थे उस पे होली टेक्स्ट लिखने के लिए, या फिर किसी रूलर्स के क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए। ठीक है, सेंट्स का जो लेटर्स है या टीचिंग्स है उसको लिखने के लिए, पिटिशंस के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, या फिर जो अकाउंट्स होता है उसके रजिस्टर, या फिर टैक्सेस के रजिस्टर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10। इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात हो रही है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। यानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, यानी ये जो हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता था, वो वेल्दी पीपल के जरिया या रूलर्स या मोनास्ट्रीज या फिर टेम्पल्स के जरिया कलेक्ट किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, कि ये जो इनका जो मतलब जगह होती थी, इनको या तो लाइब्रेरी में रखा जाता था या फिर एक आर्काइव्स होती थी उसमें रखा जाता था। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। यानी ये सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे और डॉक्यूमेंट्स जो होते थे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे हिस्टोरियंस को, लेकिन दे आर ऑल्सो, यानी वो डिफिकल्ट भी थे, मुश्किल भी होता था उसको यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। उस वक्त की बात हो रही है, वहां पर उस वक्त तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एक स्क्राइब का मतलब होता है ऐसा बंदा जो उसको देख करके लिख रहा है, ठीक है, नोट कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आगे में वो टॉपिक आपको मिलेगा, मतलब वो पॉइंट है कि आपने कभी ना कभी अपने दोस्त के होमवर्क को कॉपी मारने की कोशिश की होगी। मतलब स्पेशली ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या किसी स्टेट लेवल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो मतलब अभी तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल लेवल पे अगर आप लोग थे तो स्कूल लेवल में तो लोग करते हैं ना, मैंने तो किया है, आप में से भी कई लोगों ने किया होगा कि किसी दिन अगर किसी वजह से
अगर जेन्युइन वजह से आपने होमवर्क नहीं किया तो स्कूल पहुंच के आपको मालूम है कि चलो 2 पीरियड के बाद ये वाला सब्जेक्ट है, तो टाइम निकाल के उसको कॉपी मार लेके, हाँ भाई तू बनाया दिखा मेरे को, तो ये आप कॉपी मार लिए। तो क्या होता है यहाँ पर, इसलिए ये मिसाल दी गई है पॉइंट नंबर 13 में, इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। यानी अगर कभी भी आपने अपने दोस्त के होमवर्क को कॉपी मारा है तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी कहावत है कि नकल के लिए अकल चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर वो वाला अकल नहीं, यहाँ पर ये चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त की लिखावट, उसकी हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है, बट आपको लिखना है कि टीचर डांटेगी नहीं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपको उस जगह पे गेस करना पड़ेगा कि कॉपी ले तो लिए है, मान लीजिए उस वक्त वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर लिखने की जगह एग्जैक्ट तो सेम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि समझ नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से दिमाग लगा के कुछ और चीज़ें लिख देंगे। तो मतलब जो ओरिजिनल था उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आपके होमवर्क को कोई और जब कॉपी करेगा तो उसमें थोड़े से चेंजेस और हो जाएंगे। तो ओरिजिनल जो है, जो रियल है वो कुछ और है, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताने का मकसद था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। यही बात मैंने आपको अभी बताई कि उसके लिखावट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसने लिखा क्या है आखिर यहाँ पे, तो आप उसको फिर चेंज करिएगा, मतलब कि अपने हिसाब से कि हाँ चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर ये वर्ड होगा, या इस पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पर ये सेंटेंस होगा, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से क्या होगा कि आपके फ्रेंड और आपकी कॉपी में थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 16 है मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर। तो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना भी इसी तरह का है कि जो स्क्राइब होता था ना, जो मतलब लिखते थे उसको, वो मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते तो थे देख करके, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस में थोड़ा चेंज करना पड़ता था उनको, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा है तो अब वो पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। दोस्त की जहां तक बात थी, आप तो पूछ सकते हैं उससे, अगर आज की बात है तो आज कॉल करके पूछ सकते हैं, हाँ भाई बता क्या लिखा है यहाँ पे तुम, है ना। लेकिन उस वक्त वो किन से पूछेंगे, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो तो निकल चुके हैं, वो तो जा चुके हैं, उनका तो डेथ हो चुका है, इंतकाल हो चुकी है। तो अब वहाँ पर उनको अंदाजा लगाना होता है कि यहाँ पर ये वर्ड है या ये सेंटेंस है, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17, These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of same text became substantially different from one another। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करते मतलब जो ओरिजिनल था और आखिर में जो बचा उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिले, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लैटर स्क्राइब्स। ओके, तो इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक बहुत ही संजीदा इशू है, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अभी तक जो ऑथर उसका है वो नहीं मिला है हमें। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लैटर स्क्राइब्स। तो जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला है तो हम लोग जो है टोटली डिपेंडेंट किस पे हैं, उसकी जो कॉपी बनाई गई है स्क्राइब्स के जरिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 19 में। As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written। तो इसलिए ऑथर जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, उस मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिफरेंट वर्जन्स को वो रीड करते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। यानी किसी खास मौके पे ऑथर जो होते थे वो क्रॉनिकल्स में कुछ रिवीजन भी करते थे, देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है, 14th century chronicler, the 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1556 and another version 2 years later। ठीक है, तो एक क्रॉनिकलर थे 14th सेंचुरी के यानी 14वीं सदी के एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बरानी। उन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा था 1556 में और दूसरा वर्जन लिखा था 2 साल के बाद यानी 1558 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 22 नंबर जो पॉइंट है, द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। तो दोनों ही वर्जन यानी 1556 और 1558 दोनों ही वर्जन में काफ़ी अंतर था, काफ़ी डिफरेंसेस थे, लेकिन जो फर्स्ट वाला वर्जन था ना, रिमेन लॉस्ट बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। तो जो पहला वर्जन उन्होंने लिखा था 1556 में 1556 ईस्वी में, वो उनकी जानकारी मतलब उस वर्जन की जानकारी 1960 तक हिस्टोरियंस को थी ही नहीं, क्योंकि एक बड़े लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन में ये खोया हुआ था कहीं पर, ठीक है, तो मिल नहीं पाया था।
चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ पेपर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप समझिएगा और कंपेयर करना है इसमें। तो पहले वाले में जो है ना वो 13th सेंचुरी की बात हो रही है। जो फर्स्ट पॉइंट है कि मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी एक स्कॉलर अगर है, वो अगर किताब लिखना चाहता था, ठीक है, तो उसके पास दूसरा पेपर नहीं था, तो वो क्या करता था, जो लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट जिस पे था उसको वो वॉश किया, ठीक है, जिस पे मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था, और उसको वॉश करने के बाद उसको सुखाया पेपर को, और उसके बाद उसको यूज़ किया। कब की बात है? मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी, यानी 13वीं सदी के मध्य की बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, उसमें बता रहा है कि एक सेंचुरी के बाद, यानी एक सेंचुरी में 100 साल होता है, तो एक सेंचुरी के बाद अगर जो है आप कुछ मार्केट से सामान खरीदते हैं, तो आप इतने लकी हैं कि आपको शॉपकीपर जो है रैप करके देगा एक पेपर में। तो पेपर तो आपके पास ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल है, व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, इन द 13th और द 14th सेंचुरी? तो द आंसर इज 14th सेंचुरी, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फिगर देखें, फिगर नंबर 1। यहाँ पे ये जो पेंटिंग है, एक स्क्राइब जो है कॉपी बना रहा है इसका मैन्युस्क्रिप्ट का, ठीक है। अगर आप गौर से देखिए इस पेंटिंग में, तो दो किताबें उसने मतलब रखी हैं अपने पैर पे, एक नीचे में है एक ऊपर में। नीचे वाला जो है वो मेन मैन्युस्क्रिप्ट है, और ऊपर में वो एक स्क्राइब बना रहा है, उसका मतलब एक कॉपी बना रहा है। और ये जो पेंटिंग है ये 10.5 बाई 7.1 सेंटीमीटर है साइज में। और इस तरह की पेंटिंग जो स्मॉल साइज की पेंटिंग होती है, इसको हम लोग मिनिएचर कहते हैं, ठीक है। और मिनिएचर पेंटिंग जो है समटाइम्स जो है इलस्ट्रेट करती है टेक्स्ट जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, उसको। जो 4th नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, Miniatures paintings were sometimes used to illustrate the text of manuscript, यानी इसका इस्तेमाल कभी कभी मैन्युस्क्रिप्ट के टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने में, बताने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर पॉइंट, they were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just the miniature, ठीक है। तो ये मतलब इतना ब्यूटीफुल होता था कि जो बाद के जो कलेक्टर्स होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को किनारे करते थे और मिनिएचर को बेच देते थे। सॉरी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फिगर नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग हैंड राइटिंग आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द अरबिक रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरबिक डिफिकल्ट, ठीक है। तो डिफरेंट तरह का जो हैंड राइटिंग है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो जो बाई तरफ वाला है ना, ठीक है, ये जो आपको दिखा जिस पर मैंने क्लिक किया अभी, ये जो है ये नस्तालिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। द नस्तालिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट साइड इज कर्सिव एंड इजी टू रीड, ये कर्सिव है और इजी टू रीड है। लेकिन जो राइट साइड लिख रहा है, ठीक है, इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है, ये इसका नाम है शिकास्ते। तो शिकास्ते ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट, यानी ये बहुत घना भी होता है, डेंसर भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है रीड करने में। आप खुद ही देख सकते हैं, थोड़ा सा साफ और क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, the study of the 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इस बात को, तो यहाँ पर भी मेंशन किया जा रहा है कि इस बुक में, यानी इस चैप्टर नंबर इस क्लास 7 में जितने भी चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, उसमें हम लोग 700 से 1750 तक के पीरियड को कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपमेंट इसमें हुए थे, बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, at different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. तो मिसाल के तौर पे कि हर मोमेंट में अलग अलग, इस पीरियड में हर मोमेंट में अलग अलग एक टेक्नोलॉजीज अपीयर हो रही थी, जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए, ठीक है, फिर स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, सिलाई बुनाई के लिए, फिर फायर आर्म्स कॉम्बैट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नए नए ग़िज़ा, नए नए फूड एंड बेवरेजेस, यानी ड्रिंकिंग जो ड्रिंक करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंची थी। जैसे खाने पीने की चीज़ों से लेकर के जैसे पोटैटोज हो गए, ठीक है, कॉर्न हो गया, चिलीज हो गए, टी हो गए, कॉफ़ी हो गए, इसमें फूड्स एंड बेवरेजेस दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स कम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। यानी इसको आप याद रखें कि ये जो इनोवेशंस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं या क्रॉप्स हैं, ये जो लोग यहाँ पर आए थे ना, उनके साथ ये सारी चीज़ें आई थी, और इसके अलावा और भी आइडियाज़ आए थे साथ में।
तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 के रिजल्ट के तौर पे ये हुआ कि दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। यानी रिजल्ट ये हुआ, इसका अंजाम ये हुआ कि जो पीरियड था इसमें इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 में, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर फिर पॉइंट नंबर 6 है, दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी ये वो पीरियड था जो मोबिलिटी का भी एक दौर था, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में, ठीक है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्च्यून। इस सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा धन दौलत थी और किस्मत बदलने के लिए लोगों के पास पॉसिबिलिटीज भी थे, ठीक है, ये है इस 7th नंबर पॉइंट में। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 8, वन ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ऐसा ग्रुप भी था लोगों का, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया था उस पीरियड में, उसका नाम था राजपूत। और ये नेम लिया गया है, ये नेम डिराइव हुआ है राजपुत्र से, यानी राजा पुत्र या राजपुत्र से, मतलब द सन ऑफ ए रूलर, ठीक है, तो इस तरह से सन ऑफ ए रूलर यानी राजा पुत्र, यानी राजा पुत्र से फिर राजपूत, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पॉइंट नंबर 9, between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. अगर 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच की बात करें तो ये टर्म जो है अप्लाई होता था एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए जो क्लेम करते थे खुद को क्षत्रिय कास्ट के बताते थे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, the term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. तो ये जो टर्म था, ठीक है, इसमें सिर्फ रूलर्स यानी जो हुक्मरान है और चीफ्टेंस है सिर्फ वही शामिल नहीं थे, इसमें सोल्जर्स भी शामिल थे, सिपाही, और कमांडर्स भी शामिल थे जो कि आर्मी में सर्व किए थे अलग अलग मोनार्क यानी अलग अलग राजा या रानी के अंडर में, ठीक है, इन ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। Next, a chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. तो इसमें जो है ना एक कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, चाइवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजपूतों की 2 क्वालिटी बहुत खास थी, एक्सट्रीम वेलर यानी प्रबल पराक्रम कह सकते हैं इसको हिंदी में आप, और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी बहुत ही वफादार, ठीक है, यानी स्वामी भक्ति। ये दो उनमें खास लॉयल्टी, ये जो है ये 2 क्वालिटी एट्रीब्यूट राजपूत में होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 12, other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. यानी ये वो दौर था जहां पर दूसरे तबके के लोग भी जो हैं, जैसे कि मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट्स हो गए, आहोम्स हो गए और कयास्थास हो गए। कयास्थास कौन? जो स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज के कास्ट में आते थे, ठीक है, ये भी अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते थे ताकि ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन पाए। Next, point number 13. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. यानी ये इस पूरे टाइम पीरियड में ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिला, यानी धीरे धीरे करके जंगल की कटाई शुरू हो गई, ठीक है, और एक्सटेंशन होने लगा एग्रीकल्चर का, तो इस तरह के हालात वहां पर बनते गए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14 में, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट डिवेलपर्स टू माइग्रेट, यानी जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनको मतलब जबरदस्ती मजबूर होकर के माइग्रेट करना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स, और कुछ लोग दूसरे ऐसे भी थे जो लैंड को टिल करना शुरू कर दिया और पीजेंट्स बन गए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफ्टेंस, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो ये जो नए पीजेंट्स जो लोग बने थे और नया जो पीजेंट का ग्रुप बना, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, और ये रीजनल मार्केट से या चीफ्टेन से, प्रिस्ट से, मोनास्ट्री से या टेम्पल से इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दी। इनको मतलब ये उन सब चीजों से मुतासिर होने लगे। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। तो ये 16 नंबर पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे और इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये लोकल जो लॉर्ड है उनको टैक्सेस दें, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज ऑफर करें। फिर रिजल्ट के तौर पे ये हुआ, अंजाम ये हुआ इसका कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस देखने को मिले पीजेंट्स के आपस में ही, ठीक है, अमंगस्ट पीजेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17,
इनमें से कुछ के पास तो बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि खाली वक्त निकाल करके जो उनको खाली वक्त मिलता था उसमें वो काश्तकारी वगैरह का भी काम करते थे। सॉरी, यहाँ पर दस्तकारी है, ठीक है, दस्तकारी का भी वो काम करते थे। Okay. Next step, point number 18. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. तो जैसे ही फिर सोसाइटी आगे बढ़ी, ठीक है, तो ज्यादा ही मतलब डिफरेंशिएटेड और होने लगा, मतलब कि तुम ऐसा है, तुम इस कास्ट, तुम्हारा ये रिलीजन, तुम्हारा ये कास्ट, तुम्हारा ये कास्ट, इस तरह से तो लोगों का ग्रुप बनना शुरू हुआ। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट, यानी जातीज के तौर पे या फिर सब कास्ट के तौर पे वो ग्रुप होना शुरू हो गया और रैंक होना शुरू हुआ। किस बेसिस पर? उनका बैकग्राउंड और उनका ऑक्यूपेशन, यानी वो किस पेशे में है, ठीक है, क्या उनका प्रोफेशन है, इस बेसिस पर और उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर उनका रैंकिंग किया जाने लगा, 1 2 3, यानी ये टॉप है, ये बॉटम है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 19। रैंक्स जो था ना, ये फिक्स्ड नहीं था परमानेंटली और वेरी करता था अकॉर्डिंग टू द पावर, ठीक है, उसके पास ताकत कितनी है, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, ठीक है, इससे वो रैंक्स जो है फिक्स हमेशा नहीं रहता था। द स्टेटस ऑफ जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जाति का जो स्टेटस है वो एक एरिया में जैसा है दूसरे एरिया में वैसा नहीं रहता था, ठीक है, वेरी करता था, मुख्तलिफ रहता था। पॉइंट नंबर 20 है, जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। तो जाति क्या करती थी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करती थी ताकि एक कोड ऑफ कंडक्ट को एक मैनेज कर सके चीजों को जो भी उसके मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। और इस तरह के रेगुलेशंस जो थे वो एनफोर्स किए जाते थे, ठीक है, एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी एल्डर्स की जो असेंबली होती थी उनके जरिए, ठीक है, इनको डिस्क्राइब किया जाता है जाति पंचायत के नाम पर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 22। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of a state. ओके, तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा कि जो जातीज होते थे ना, तो उनको जो है जिस गांव में वो है वहाँ के भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। और अक्सर जो गांव, जिस गांव की भी बात हो रही है, तो वहाँ पर किसके जरिए वो गवर्न किया जाता था? चीफ्टेन के जरिए, मतलब मुखिया के जरिए। गांव में एक मुखिया होता है ना, उसके जरिए। तो मतलब टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, यानी कुल मिलाकर बात यह है यहाँ पे कि वो स्टेट के एक छोटे से हिस्से थे, छोटा सा एक यूनिट था वो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रीजन एंड एम्पायर। बट वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इस वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके, जो रीजन वाला जो टॉपिक है ना, हम लोगों ने देखा, अभी वहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ गया? रीजन एंड एम्पायर। तो ये जो है इस चैप्टर का फर्स्ट, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये। ओके, चलिए, तो मिलते हैं फिर इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसमें इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।